दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हरकेश कुमार और आप देख रहे हैं हिंदी MBH। दोस्तों आज मैं आपके समक्ष एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों देखिए, परीक्षा की दृष्टि से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इसके पहले मैंने प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ, इससे संबंधित मैंने भाग 1 वीडियो आप तक प्रेषित कर चुका हूँ। और दोस्तों आज देखते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएँ। इसके पश्चात जो हमारा आएगा वो आएगा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं से संबंधित वीडियो। तो दोस्तों सीधा चलते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में, देखते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, ये UGC, नेट, KBS, NBS, TGT, PGT आदि के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलते हैं सीधा नंबर 1 बात करते हैं कि जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा रही, वो आप जानते हैं कि जो हिंदी का विकास हुआ वह संस्कृत के 2 भाग, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। इसके पश्चात पाली आई, पाली के पश्चात प्राकृत, प्राकृत के पश्चात अपभ्रंश और अपभ्रंश के पश्चात ये हिंदी हमारे तक पहुंच पाती है। तो दोस्तों सीधा चलते हैं प्राचीन संस्कृत में, यानी वैदिक संस्कृत की बात करें तो वैदिक संस्कृत के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया है। उसके पश्चात लौकिक संस्कृत के बारे में भी अच्छे से जानकारी आप तक प्रेषित हो चुकी है। अब दोस्तों संस्कृत के पश्चात आता है पाली, पाली के पश्चात प्राकृत, प्राकृत के पश्चात अपभ्रंश। तो दोस्तों सीधा चलते हैं और देखते हैं कि संस्कृत के पश्चात हमारा आएगा पाली। क्या आएगा दोस्तों? पाली। पाली भाषा होगी। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की बात कर रहे हैं। पाली होगी, प्राकृत होगी और अपभ्रंश होगी। दोस्तों ये 3 भाषाएं आप तक पहुंचेंगी आज मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं से। तो सबसे पहले देखते हैं पाली। दोस्तों पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रथम प्राकृत कहा जाता है। तो दोस्तों पाली के बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लें हम, चूँकि ये महात्मा बुद्ध के समय ये भाषा रहती है। महात्मा बुद्ध का नाम कौन नहीं जानता है? दुनिया में सभी महात्मा बुद्ध के नाम से चिर परिचित हैं। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध से संबंधित यानी बौद्ध धर्म से संबंधित जितनी भी रचनाएं हुई हैं वो सब के सब पाली भाषा में हुई हैं। दोस्तों अगर हम बात करें पाली की, तो पाली में बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक लिखे गए हैं, त्रिपिटक ग्रंथ लिखे गए हैं। और त्रिपिटक कौन कौन से हैं दोस्तों? आप जानते हैं कौन कौन से त्रिपिटक हैं, नाम आपको पता होगा। तो हम बात कर लेते हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक की। कौन कौन दोस्तों? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक की। तीनों के नाम आप जानते होंगे। तो ये त्रिपिटक के ग्रंथ हैं। तो नंबर 1 की बात करें तो कौन है दोस्तों? सुत्त पिटक। कौन दोस्तों? सुत्त पिटक। और नंबर 2 की बात करें तो कौन दोस्तों? विनय पिटक। कौन दोस्तों? विनय पिटक। विनय पिटक। विनय पिटक के पश्चात दोस्तों अभिधम्म पिटक। कौन दोस्तों? अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। दोस्तों अब बात करते हैं सुत्त पिटक के बारे में। सुत्त पिटक में क्या है क्या नहीं है ये हमको जानकारी कर लेना आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की, सुत्त पिटक की। सुत्त पिटक। थोड़ा धैर्य से दोस्तों हमारा वीडियो वॉच करिएगा। धैर्य रखना अति आवश्यक है, क्योंकि आप हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी आप जानते हैं कि कितना विस्तार है हिंदी का। बड़े ही धैर्य के साथ हिंदी का अध्ययन किया जाता है। अगर आप जल्दी में हो तो आप गलत रास्ते पे चले आए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सुत्त पिटक की। तो सुत्त पिटक में यदि बात करें तो महात्मा बुद्ध ने जो साधारण बातचीत में उपदेश दिया था वो उपदेश सुत्त पिटक में लिखित है। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध की बात करें तो महात्मा बुद्ध ने जो साधारण बातचीत में जो उपदेश दिया था वो सुत्त पिटक में है। साधारण बातचीत, साधारण बातचीत है महात्मा बुद्ध के द्वारा। साधारण बातचीत
बातचीत में उपदेश। क्या दोस्तों? साधारण बातचीत में उपदेश दिए गए हैं सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध ने। अब बात करें दोस्तों विनय पिटक की। विनय पिटक को आप जानते हैं। विनय पिटक में महात्मा बुद्ध ने क्या जिक्र किया है उसके बारे में भी देख लेते हैं। विनय पिटक में क्या है दोस्तों? विनय पिटक में महात्मा बुद्ध के द्वारा संघ संचालक को नियमित रहने के लिए उपदेश दिया है दोस्तों। आप जानते हैं संघ संचालक को महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था, और किस लिए दोस्तों? नियमित रहने के लिए। किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने। बुद्ध द्वारा लिख लेते हैं। बुद्ध द्वारा संघ संचालक को उपदेश दिए गए हैं। किस लिए? नियमित रहने के लिए। बात समझ आई दोस्तों? तो आपने देखा साधारण बातचीत में उपदेश दिए गए हैं सुत्त पिटक में। विनय पिटक में बुद्ध द्वारा संघ संचालक को नियमित रहने के लिए उपदेश दिए गए हैं। और दोस्तों बात आती है तीसरे की, तो तीसरा है दोस्तों अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में क्या है दोस्तों? इसको भी लिख देते हैं। आप जानते हैं कि लिख देते सीधा। इसमें क्या है? इसमें चित्त और चेतसिक आदि धर्मों का विशुद्ध विश्लेषण किया गया है। कौन कौन दोस्तों? आप देख रहे हैं इसमें अभिधम्म पिटक में चित्त और चेतसिक ये महत्वपूर्ण धर्म थे उस समय के। और चित्त और चेतसिक आदि धर्मों, ये नहीं इसके अलावा भी बहुत सारे धर्म थे, उन धर्मों से संबंधित जो विशुद्ध विश्लेषण था वो किया गया है अभिधम्म पिटक में। बात समझाई दोस्तों? अभिधम्म पिटक में चित्त और चेतसिक जैसे आदि धर्मों का विशद विश्लेषण किया गया है। अब दोस्तों देख लेते हैं जो पाली के क्षेत्र कौन कौन से, महत्वपूर्ण क्षेत्र कहाँ कहाँ बोली जाती है। वैसे तो आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध को मानने वाले विश्व में बहुत सारे देश हैं और वहाँ बौद्ध धर्म है अधिकांशता देशों में। तो दोस्तों वहाँ भी पाली बोली जाती है, लेकिन उस मात्रा में नहीं जितना यहाँ पर के क्षेत्रों में बोली जाती है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्र में मगध, तो आप जानते ही होंगे मगध के अलावा उज्जैनी। कौन दोस्तों? उज्जैनी के साथ साथ दोस्तों कलिंग। कौन दोस्तों? कलिंग। और कलिंग के साथ साथ कौशल। कौन दोस्तों? कौशल में भी ये बोली जाती है, वहाँ की मुख्य भाषा रही है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, ये तो रहा पाली। अब बात करते हैं प्राकृत की, क्योंकि मैंने बताया था संस्कृत, तब पाली, तब प्राकृत, तब अपभ्रंश, तब हिंदी आकर के हमारे सामने आती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं नंबर 2 की। दोस्तों नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 में प्राकृत। कौन दोस्तों? प्राकृत। अब देखते हैं प्राकृत है, इसे द्वितीय प्राकृत भी कहा जाता है। अब बात करें दोस्तों तो इधर ध्यान दीजिएगा, जो प्राकृत है वो प्राचीन रूप से सर्वाधिक प्रचलित भाषा रही है। आप देख रहे हैं जो प्राकृत है वो प्राचीन रूप से सर्वाधिक प्रचलित भाषा रही, यानी प्राचीन काल में जितनी भी भाषाएं बोली जाती थी उनमें सबसे अधिक जो प्रचलित थी वो थी प्राकृत। बात समझ आ रही होगी, सबसे प्रचलित भाषा थी प्राकृत। अब बात करते हैं दोस्तों
अब बात कर लेते हैं इसके बारे में कि किस प्रकार से ये प्रचलित रही है, क्या साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया कि नहीं लिखा गया, और लिखा गया तो कुछ उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। तो दोस्तों एक विद्वान है जिनका नाम है हेमचंद। क्या नाम है दोस्तों? हेमचंद। हेमचंद हैं और मार्कंडे हैं। मार्कंडे का नाम आपने सुना होगा, मार्कंडे। दो विद्वान आपके समक्ष आ रहे हैं, एक हेमचंद हैं, एक है मार्कंडे। तो इनके बारे में आप जान लीजिए। इन्होंने प्राकृत को संस्कृत से, ध्यान दीजिएगा, हेमचंद ने बताया और मार्कंडे ने बताया कि जो प्राकृत है वो संस्कृत से निकली है। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है। मार्कंडे और हेमचंद ने बताया कि प्राकृत जो है वो संस्कृत से निकली हुई भाषा है। कहाँ से दोस्तों? संस्कृत से निकली हुई भाषा है। अब दोस्तों एक और महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से ले लेते हैं। वररुचि कुछ कह रहे हैं, देखिए वररुचि, वररुचि, वररुचि ने सर्वप्रथम, ध्यान दीजिएगा, वररुचि ने सर्वप्रथम एक किताब आ रही है आपके समक्ष, प्राकृत प्रकाश। प्राकृत प्रकाश के नाम से प्राकृत व्याकरण लिखा था। प्राकृत व्याकरण लिखा था। अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण प्राकृत रही है। हेमचंद और मार्कंडे ने बताया कि ये प्राकृत जो है संस्कृत से निकली है, और वररुचि ने सर्वप्रथम, महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से आता है, वररुचि ने सर्वप्रथम प्राकृत प्रकाश के नाम से एक प्राकृत व्याकरण लिखा था, यानी प्राकृत भाषा में भी एक व्याकरण लिखा गया। अब दोस्तों बात करते हैं हेमचंद की। कौन दोस्तों? हेमचंद की। हेमचंद ने प्राकृत के 3 भेद बताए हैं। कौन कौन दोस्तों? हेमचंद ने प्राकृत के कितने भेद बताए? 3 भेद बताए। और वो कौन कौन से हैं दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से हैं? हेमचंद के द्वारा जो प्राकृत का डिवाइडेशन हुआ, जो बंटवारा हुआ 3 भाषाओं में, उन भाषाओं के नाम जानना आपके लिए अति आवश्यक है। हेमचंद ने प्राकृत के 3 भेद बताए, वो कौन कौन से हैं? नंबर एक अर्धमागधी। दोस्तों धैर्य से पूरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको वास्तव में एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर अपने आप आया हुआ दिखाई देगा। दोस्तों अर्धमागधी। अब दूसरी बात करें हम तो दूसरा जो नाम दिया उन्होंने क्या दिया? चूलिका पैसाची। क्या नाम दिया दोस्तों? चूलिका पैसाची। और तीसरा नाम दिया दोस्तों अपभ्रंश। क्या नाम दिया? अपभ्रंश दिया। क्या नाम दिया दोस्तों? अपभ्रंश नाम दिया। आपने देखा कि हेमचंद जी प्राकृत के 3 भेद बताते हैं। नंबर 1 अर्धमागधी, नंबर 2 चूलिका पैसाची, नंबर 3 अपभ्रंश। तो प्राकृत के ये 3 भेद बताते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्राकृत के बारे में। एक बड़े ही विद्वान रहे हैं संस्कृत के, जिसका नाम था भरत मुनि। क्या नाम है? भरत मुनि। भरत मुनि ने प्राकृत के बारे में जो कुछ बातें हैं आपसे शेयर कर रहे हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में, इनका एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 7 प्राकृतों का उल्लेख किया है। याद रखिएगा, भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 7 प्राकृतों का उल्लेख किया है। याद रखिएगा, नाम बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ से आता है उठ करके। 7 अपने नाट्यशास्त्र में 7 प्राकृतों का उल्लेख करते हैं। और वो कौन से है दोस्तों? नंबर 1 सौरसेनी, नंबर 1 सौरसेनी,
सौरसेनी। नंबर 2 है मागधी, मागधी। और नंबर 3 है अर्धमागधी। कौन दोस्तों? अर्धमागधी, अर्धमागधी। अर्धमागधी के पश्चात जो अगला नंबर है वो है दक्षिणात्य। कौन दोस्तों? दक्षिणात्य। और अगला है दोस्तों जो 5वां नंबर है वो है बाहलीक। क्या है दोस्तों? बाहलीक। और अगला जो है वो है अवंतिजा। क्या है दोस्तों? अवंतिजा। और अवंतिजा के पश्चात आएगा प्राच्या। क्या दोस्तों? अवंतिजा के पश्चात आएगा जो 7वां है वो है प्राच्या। क्या दोस्तों? प्राच्या। तो आपने देखा कि जो भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 7 प्राकृतों का उल्लेख किया। नंबर 1 सौरसेनी, नंबर 2 मागधी, अर्धमागधी, दक्षिणात्या, बाहलीक, अवंतिजा और प्राच्या। तो दोस्तों देखा आपने, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, याद रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो विद्वानों के अपने अपने मत रहे हैं, कौन कितना मानता है। हेमचंद जी ने 3 माना और भरत मुनि जी ने 7 माना। अब बात करते हैं दोस्तों प्राकृत के वास्तव में प्रकार कौन कौन से हैं। वास्तव में प्राकृत के प्रकार, जो प्राकृत भाषा है उसके कितने प्रकार हैं जो सभी सहमत हैं। तो ठीक दोस्तों, अब चलते हैं, हम देखते हैं। नंबर 1 सौरसेनी। नंबर 1 है सौरसेनी। सौरसेनी। जो सौरसेन है दोस्तों, जो सौरसेनी है वो मथुरा का एक बहुत बड़ा शहर था, एक क्षेत्र था, उसे सूरसेन के नाम से जानते थे। और वहाँ की जो बोली जाने वाली भाषा रही उसे सौरसेनी कहा गया। तो बात करते हैं दोस्तों मथुरा की। कहाँ दोस्तों? मथुरा के। मथुरा के आसपास की ये भाषा रही है दोस्तों। कहाँ की? मथुरा के आसपास की। ठीक है, मथुरा के आसपास की। ठीक, अब बात करें दोस्तों, इसके साथ साथ यह मध्य प्रदेश की भी बोली रही है। कहाँ की दोस्तों? जो सौरसेनी रही है वो मध्य प्रदेश की भी बोली रही है। कहाँ की दोस्तों? मध्य प्रदेश की भी बोली रही है और वह बोली मुख्य रही है। मध्य प्रदेश की भी सूरसेनी रही है और मथुरा के आसपास की भी। अब बात करें दोस्तों, जो भरत मुनि हैं वो कुछ कहते हैं इसके बारे में। देखिए जरा, एक नाम लिख लेते हैं, भरत मुनि। कौन दोस्तों? भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार जो नाटक उस समय लिखे जा रहे थे, जो नाटक लिखे जा रहे थे उसमें जो गद्य भाग था, नाटक का जो गद्य भाग था उसकी जो भाषा थी वो कौन सी थी दोस्तों? वो थी प्राकृत। क्या थी दोस्तों? तो देखते हैं भरत मुनि ने क्या कहा। भरत मुनि के अनुसार नाटक के गद्य भाग की भाषा क्या थी दोस्तों? की भाषा थी प्राकृत। नाटक के गद्य भाग की भाषा प्राकृत थी, ये बता रहे हैं भरत मुनि। क्या बता रहा, कौन बता रहा है? भरत मुनि बता रहे हैं कि नाटक के जो गद्य भाग होता था, क्योंकि नाटक में गद्य और पद्य दोनों चलता है ना, तो जो गद्य भाग था वो प्राकृत भाषा में लिखा जाता था। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ साथ आप जैनाचार्य जानते ही हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। तो जो दिगंबर थे उनकी जो साहित्यिक भाषा थी वो भी दोस्तों प्राकृत ही हुआ करती थी। बात समझ में आई दोस्तों? तो दिगंबरों की जो साहित्यिक भाषा हुआ करती थी वो भी प्राकृत ही हुआ करती थी। और दोस्तों अब बता दें हम, जो सौरसेनी थी, जो सौरसेनी थी, जो पहली भाषा मैंने आपको बताया सौरसेनी, जो सौरसेनी थी वह सौरसेनी प्राकृत से आगे चल करके, प्राकृत से जब आगे बढ़ी, से आगे जब चलती है तो यही जो है महाराष्ट्री क्या बनती है? महाराष्ट्री प्राकृत बनती है। महाराष्ट्री प्राकृत का विकास होता है,
याद रखिएगा, यही जो सौरसेनी है वो प्राकृत से जब आगे बढ़ती है तो वही अपना रूप बदल करके एक दूसरा रूप धारण कर लेती है, वो है महाराष्ट्रीय प्राकृत। बात समझ में आ रही है? सौरसेनी प्राकृत से आगे बढ़ती है तो वही महाराष्ट्रीय प्राकृत का रूप धारण करती है। तो दोस्तों राजशेखर एक विद्वान रहे हैं। कौन दोस्तों? राजशेखर। राजशेखर का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ आप जानते हैं, कर्पूर मंजरी, राजशेखर का। तो कर्पूर मंजरी जो राजशेखर का रहा है वो भी दोस्तों महाराष्ट्रीय प्राकृत में ही लिखा गया है। कौन दोस्तों? कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी, तो कर्पूर मंजरी राजशेखर का है, ये भी महाराष्ट्रीय प्राकृत में लिखा गया ग्रंथ है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, सौरसेनी हो गई, अब बात कर लेते हैं अर्धमागधी की। कौन दोस्तों? अर्धमागधी। अर्धमागधी। अर्धमागधी की बात करें दोस्तों तो ये जो अर्धमागधी थी वह मगध की साहित्यिक भाषा थी। कहाँ की दोस्तों? अर्धमागधी मगध की साहित्यिक भाषा और बोलचाल की भाषा हुआ करती थी। कौन दोस्तों? अर्धमागधी कहाँ की? ये मगध की, मगध की साहित्यिक भाषा हुआ करती थी। कैसी भाषा दोस्तों? साहित्यिक भाषा हुआ करती थी। अब बात करते हैं दोस्तों, अभी मैंने जो आपको बताया कि जो सौरसेनी है वो मथुरा के आसपास बोली जाती है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया जो सौरसेनी है ये मथुरा को ही एक नाम दिया जाता था सूरसेन। क्या दोस्तों? सूरसेन। मथुरा का ही एक नाम था सूरसेन, और वहाँ की जो बोली जाने वाली भाषा हुई वह सौरसेनी हो गई। कौन दोस्तों? सौरसेनी। ये बात जो मैंने आपको बताया ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कौन कह रहा है? अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन कह रहे हैं। कौन दोस्तों? अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन ने ये बताया था कि जो सौरसेनी है वो मथुरा का ही एक क्षेत्र था और उस क्षेत्र को सूरसेन कहा जाता था। वहाँ के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली बोली भाषा को सौरसेनी कहा गया। ये जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है। अब दोस्तों बात करें एक ऐसा विद्वान जिसका नाम है हेमचंद। कौन दोस्तों? हेमचंद। कौन दोस्तों? हेमचंद। अब दोस्तों ये जो अर्धमागधी मैंने आपको बताया, अर्धमागधी, अर्धमागधी को ही इन्होंने आर्ष कहा है। क्या कहा है? आर्ष मतलब होता है ऋषि। क्या होता है? ऋषि। तो हेमचंद जी ने अर्धमागधी को आर्ष प्राकृत कहा। क्या कहा दोस्तों? आर्ष प्राकृत। याद रखिएगा, अर्धमागधी को अर्धमागधी, अर्धमागधी, अर्धमागधी को हेमचंद जी ने क्या कहा? आर्ष प्राकृत कहा। क्या कहा दोस्तों? आर्ष प्राकृत कहा। किसने कहा? हेमचंद जी ने। अब दोस्तों बात करें हम नंबर 3 भाषा की, तो वो है दोस्तों देखिए पाली, पाली प्राकृत। प्राकृत में मैंने जो पहला बताया आपको, जो मैंने पहले बताया वो है सौरसेनी। कौन दोस्तों? सौरसेनी। और दूसरा मैंने बताया अर्धमागधी। अब तीसरा है मागधी। कौन दोस्तों? मागधी। मागधी की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। जो मागधी है यह प्राचीन काल में, यह प्राचीन काल में दक्षिण बिहार में प्रचलित थी। कहाँ दोस्तों? दक्षिण बिहार में प्रचलित थी। बात समझ आई दोस्तों? मागधी यह प्राचीन काल में दक्षिण बिहार में प्रचलित थी। दूसरी चीज पाली, पाली त्रिपिटक में बुद्ध के उपदेशों को क्या कहा गया? याद रखिएगा, मागधी कहा गया।
पहली चीज तो नंबर 1 बात मागधी के बारे में समझ लें, यह प्राचीन काल में दक्षिण बिहार में प्रचलित थी। दूसरी बात, पाली त्रिपिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों को कहा गया है। किसको? महात्मा बुद्ध के उपदेशों को, यानी त्रिपिटक में, पाली त्रिपिटक में इनके महात्मा बुद्ध के उपदेशों को मागधी कहा गया है। अब बात कर लेते हैं चौथे नंबर की। कौन दोस्तों? चौथे नंबर की। चौथा नंबर दोस्तों प्राकृत में है पैसाची। कौन दोस्तों? पैसाची। पैसाची दोस्तों, ये हिंदी भाषा और उसका विकास, चूँकि बच्चे इसको पढ़ते कम हैं, इस वजह से जो पेपर सेटर होता है प्रश्न अधिकांशतः हिंदी भाषा और उसके विकास से अवश्य ही उठाता है दोस्तों, क्योंकि वो बच्चों की कमजोरी समझता है। क्योंकि ये पढ़ने में थोड़ा सा नीरस लगता है, लेकिन वास्तव में जो पढ़ता है वो बहुत अच्छे नंबर गेन कर लेता है यहाँ से। अब दोस्तों बात करें हम पैसाची की, तो पैसाची उन आर्यों की भाषा रही है, याद रखिएगा, लिख देते हैं पैसाची उन आर्यों की भाषा रही। कौन आर्यों की? उन आर्यों की। वो कौन आर्य थे? उन आर्यों की भाषा थी जिन्होंने आर्य संस्कृत को पूर्ण रूपेण नहीं अपनाया था। तो दोस्तों जो आर्य थे, कुछ आर्य ऐसे थे जिन्होंने संस्कृत को अपना लिया और कुछ ने नहीं अपनाया। तो उन्होंने, जिस आर्य ने संस्कृत को नहीं अपनाया, उन्होंने पैसाची को अपना लिया। किसको अपनाया? पैसाची को अपनाया। तो उन आर्यों की भाषा जो है पैसाची हो गई। क्या हो गई दोस्तों? पैसाची हो गई। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके क्षेत्र की। कुछ महत्वपूर्ण पैसाची के क्षेत्र रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो रहा पंजाब, फिर रहा सिंध, फिर रहा बलूचिस्तान और दोस्तों रहा कश्मीर। कौन दोस्तों? कश्मीर। यहाँ पर पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर में आज भी पैसाची के लक्षण परिलक्षित होते हैं। आज भी दोस्तों कहाँ कहाँ? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और कश्मीर में आज भी पैसाची के लक्षण दिखाई देते हैं। अब दोस्तों बात करें हम 5वें नंबर की, तो 5वां नंबर है सौरसेनी हो गया, अर्धमागधी हो गया, मागधी, पैसाची और महाराष्ट्री। कौन दोस्तों? महाराष्ट्री। अब महाराष्ट्री की बात कर लेते हैं दोस्तों। महाराष्ट्री की बात करें तो कालिदास और हर्ष बहुत बड़े विद्वान थे संस्कृत के। इन्होंने अपने नाटकों में जो गीत लिखे हैं, अपने नाटकों में जो गीत की रचना की है इन्होंने, वो दोस्तों महाराष्ट्री में ही किया था। चाहे वो कालिदास रहे हो, कालिदास और हर्ष। कौन दोस्तों? कालिदास और हर्ष की रचनाओं को अध्ययन करने के पश्चात ये पता चलता है कि कालिदास और हर्ष ने अपने नाटकों में जो गीत लिखे हैं वो महाराष्ट्री में ही लिखे हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, हम बात करते हैं नंबर 3 की। तो नंबर 3 में अपभ्रंश है। कौन दोस्तों? दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा संस्कृत में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली पढ़ा, प्राकृत पढ़ा। अब दोस्तों हम चलते हैं अपभ्रंश की तरफ। कहाँ दोस्तों? अपभ्रंश की तरफ, और देखते हैं अपभ्रंश के बारे में। तो दोस्तों अपभ्रंश के बारे में यदि बात करें तो ये दोस्तों मध्यकालीन आर्य भाषा में ये तीसरी भाषा थी। कौन दोस्तों? मध्यकालीन आर्य भाषा में, चूँकि पहला तो पाली हो गया मध्यकालीन आर्य भाषा में, पाली, और दूसरा हो गया प्राकृत, और तीसरा हो गया अपभ्रंश। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में ये तीसरी भाषा है। कौन सी? अपभ्रंश। अब दोस्तों बात करें हम, तो इसका अपभ्रंश का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? अपभ्रंश का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। बात समझ आई दोस्तों? अपभ्रंश।
अब बात करें दोस्तों अपभ्रंश की, तो अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दोस्तों हम बता दें आपको, पतंजलि तो आप जानते ही, पतंजलि के बड़े सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो पतंजलि के महाभाष्य में, कहाँ दोस्तों? पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। अब दोस्तों देखें हम अपभ्रंश, इसके पश्चात अपभ्रंश के पश्चात हम आपको बता दें कि अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप और कुछ भाषाएं से हम आपको परिचित कराएंगे, बता देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप व भाषाएं। ठीक दोस्तों, अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप और भाषाएं। अब देखिए दोस्तों, एक तरफ हम अपभ्रंश लिख दे रहे हैं, अपभ्रंश और दूसरी तरफ भाषाएं। ठीक दोस्तों, अब अपभ्रंश में देखें, सौरसेनी सबसे पहले आती है। कौन दोस्तों? सौरसेनी। सौरसेनी की भाषा कौन सी रही है? वो पश्चिमी हिंदी रही है। कौन सी दोस्तों? पश्चिमी हिंदी रही है। पश्चिमी के साथ साथ राजस्थानी रही है। कौन दोस्तों? राजस्थानी रही है। राजस्थानी के पश्चात कौन रही है? गुजराती रही है। कौन दोस्तों? गुजराती। ये सौरसेनी अपभ्रंश की भाषाएं रही हैं। अब बात करें दोस्तों, यहाँ से कई मर्तबा प्रश्न आया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए। तो दोस्तों पैसाची की बात करते हैं। पैसाची में अगर हम बात करें तो इसकी भाषा थी पंजाबी। याद रखिएगा, पंजाबी किस अपभ्रंश से निकली है? तो वो है पैसाची। पंजाबी किस अपभ्रंश से निकली है? पैसाची। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? सौरसेनी। राजस्थानी गुजराती कहाँ से निकली है? तो वो है सौरसेनी। कहाँ से दोस्तों? सौरसेनी। अब दोस्तों अब अगले अपभ्रंश की बात करते हैं, वो है ब्राचर। कई बार यहाँ से प्रश्न आया है। ब्राचर की भाषा थी सिंधी। कौन दोस्तों? सिंधी। ब्राचर अपभ्रंश की भाषा थी सिंधी। अब बात करें दोस्तों खस की भाषा थी पहाड़ी। कौन दोस्तों? पहाड़ी। और एक अपभ्रंश और है, कौन सी है दोस्तों? वो है महाराष्ट्री। कौन दोस्तों? महाराष्ट्री की क्या है दोस्तों? तो वो है मराठी। क्या है? मराठी। अब मराठी से उसके पश्चात यदि बात करें, एक दो और छूट रही हैं, तो दोस्तों देखें, अगली अपभ्रंश है अर्धमागधी। कौन दोस्तों? अर्धमागधी। पूर्वी हिंदी। फिर है दोस्तों मागधी। कौन है? मागधी। मागधी की है बिहारी। कौन दोस्तों? बिहारी। उड़िया और बंगला। तो दोस्तों आपने देखा बिहारी, उड़िया, बंगला और असमिया। कौन दोस्तों? असमिया। दोस्तों ये रहा हमारा आज का प्रयास। अगर ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों बगल में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे समय समय पर आप तक हमारी वीडियो प्रेषित होती रहे, पहुंचती रहे। दोस्तों तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।